तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या-क्या है। तो हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, विदेशी यात्रियों से जानकारी, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वहीं महाजनपदों का उदय, मगध राज्य के प्रमुख राजवंशों के बारे में हम बात करेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल आदि की बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम आपके प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल की। तो बात करते हैं हम आपके ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। बात करें ऋग्वेद की तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वहीं स्त्रोत एवं प्रार्थना का संकलन इसके अंदर है। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं उन ऋषियों को हम कहते हैं होत्र। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये स्त्रोत एवं प्रार्थना का संकलन है इसके अंदर, सबसे प्राचीन वेद है। और वहीं ध्यान रखना है जो इसका अध्ययन करते हैं उन्हें बोलते हैं होत्र। बात करें पहला और 10वें मंडल की, यानी जो ऋग्वेद है, जैसा कि आपने जाना कि इसमें 10 मंडल होते हैं, तो पहले और 10वें अगर मंडल की बात करें तो ये सबसे अंत में जोड़े गए थे। यानी जो भी इसके मंडल थे उनमें पहला और आपको ध्यान रखना जो 10वां मंडल है ये माना जाता है सबसे अंत में जोड़े गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा हम बात करेंगे आपके तीसरे मंडल की। तो तीसरे मंडल में आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी सविता नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं इसका जो नवा मंडल है उसमें देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। वहीं तीसरा जो मंडल है इसमें आपको ध्यान रखना है सूर्य देवता के लिए समर्पित जो गायत्री मंत्र है उसका भी उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ नवे मंडल में आपको ध्यान रखना है, यानी जो सोम देवता हैं, ठीक है, उनके लिए आपको ध्यान रखना है मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यानी हम कह सकते हैं सोम देवता का उल्लेख इसके नवे मंडल में किया गया है। वहीं 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना की गई है। यानी इसका जो 10वां मंडल है ये बताता है कि समाज जो है 4 भागों में बँट सकता है या 4 भागों में हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनको हम ऐत्रेय और कौशिकी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से देखिएगा हम बात करेंगे आपके यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में देखिएगा हमको क्या क्या ध्यान रखना है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद यज्ञों कराने के नियमों और विधानों का संकलन अपने अंदर समाहित किया हुआ है। यानी यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन दिया गया है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ऋग्वेद आपको बोल सकते हैं एकमात्र ऐसा वैदिक ग्रंथ है जो पद और गद्य दोनों में लिखा गया है। बात करें ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उन पुरोहितों को हम क्या कहते हैं, अर्धव्यू, यानी जो गायत्री मंत्र यानी बोल सकते हैं जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, उनको ध्यान रखना है होत्री कहते हैं। बात करें प्रमुख उपनिषद की तो कठोपनिषद, ईशोपनिषद, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 2 ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें यजुर्वेद के तो शतपथ और तैत्तिरीय ध्यान रखना है। वहीं उसके
कौस्तिकेय और ऐत्रेय ध्यान रखना था। यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ध्यान रखना था। प्रमुख उपनिषद हैं इसके कठोपनिषद, ईशोपनिषद। ठीक है, पुरोहित को कहते हैं अर्धव्यूह और पद और गद्य दोनों में लिखा गया है। वहीं यज्ञों के कराने के नियम और विधानों का उल्लेख किया गया है। वहीं बात करते हैं हम आपके सामवेद की, तो साम का अर्थ है गान, अर्थात भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है इसके अंदर। सामवेद के मंत्र गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। तो आपने क्या देखा, होत्र, वहीं आपने कहा अर्धव्यूह और इसके साथ साथ उद्गाता। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने हैं। बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की, तो पंचविश षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है किसके हैं, सामवेद के हैं। वहीं शतपथ और तैत्तिरीय किसके हैं, यजुर्वेद के हैं। सामवेद के आपको ध्यान रखना पंचविश और षड्विश हैं। इसी तरह से देखिएगा हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य ग्रंथों की। तो अन्य ग्रंथों में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बात करें हम आपके अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में आपको क्या ध्यान रखना है, तो अथर्ववेद में हम बात कर सकते हैं सबसे बाद का ग्रंथ माना जाता है, यानी अथर्ववेद ऐसा आपको ध्यान रखना है वैदिक ग्रंथ है जिसको आपको ध्यान रखना है सबसे बाद में जोड़ा गया है। वहीं बात करते हैं आपके इसमें औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ साथ देखिएगा आप बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथों में आपको ध्यान रखना है गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है, शतपथ आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा अगर यहाँ से देखें तो शतपथ और तैत्तिरीय आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद के हैं। ऋग्वेद आपको ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है तैत्तिरीय और कौस्तिकीय है। सामवेद के पंचविश और षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वहीं अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद आपको ध्यान रखना है सबसे बाद में जोड़ा गया वैदिक ग्रंथ है, और वहीं इसमें औषधियों का प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ आपको ध्यान रखना है इसका गोपथ है। बात करते हैं इसी तरह से हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है कुछ लेखक, ठीक है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या हैं और प्रागैतिहासिक काल जो है वो क्या है। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्रागैतिहासिक, ठीक है। तो बात करें हम आपके यूनानी एवं रोम के लेखकों की, तो बात करते हैं टेसियस की, तो टेसियस आपको ध्यान रखना है ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। और हेरोडोटस आपको ध्यान रखना इतिहास के पिता, हिस्टोरिका, भारत ईरान संबंध का वर्णन करता है। वहीं सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये आपको ध्यान रखकर सिकंदर के साथ भारत में यूनानी राजदूत आए थे, लेखक आए थे, ये कह सकते हैं। सिकंदर के पश्चात के कुछ लेखकों की बात करें तो मेगास्थनीज आपको ध्यान रखना है सेलुकस का राजदूत बनकर आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी फेमस जो पुस्तक है आपको ध्यान रखना है इंडिका, जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। डाइमेकस की अगर बात करें तो सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। डाइमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया था। वहीं डायनियोसियस की आप बात करें तो ये क्या था, टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। वहीं बात करें प्लिनी की तो नेचुरल हिस्ट्री इसके द्वारा लिखी गई थी, और वहीं टॉलेमी की बात करें तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये टॉलेमी के द्वारा लिखी गई थी। बात करें पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये इसका लेखक जो है वो मौजूद नहीं है या उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए, इसीलिए हम इसमें लेखक जो है वो अज्ञात रखते हैं। लेकिन इसमें भारतीयों के समुद्रों की जानकारी मिलती है, यानी भारत के जो व्यापारी थे वो समुद्र का रास्ता उपयोग किया करते थे, ठीक है, यानी कह सकते हैं भारतीयों के बारे में जानकारी इससे मिलती है।
इसी तरह से आप बात करेंगे कुछ चीनी लेखकों की, तो चीनी लेखकों में आपको ध्यान रखना है फाहियान। तो फाहियान ध्यान रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 15 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। तो यानी फाहियान आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त, ठीक है, द्वितीय के दरबार में आया था। भेजा किसने था? चीन के आपको बोल सकते हैं राजा जो थे, नरेश थे, उन्हीं ने भेजा था। कब भेजा? 399 से 414 तक ये भारत में रहा था। शयुंगन की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है 518 ईस्वी में भारत में आया था। ये भी एक चीन निवासी था। हुएंगशांग की बात करें 629 से 645 तक ये भारत में रहा। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईसा में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, यानी चीन से 629 में ये प्रस्थान करता है और 15 वर्ष के पश्चात 645 में चीन लौट जाता है। भ्रमण वृत्तांत है इसकी सी यू की, जो कि आपको ध्यान रखना है हेंगशांग की है, और यह आपको ध्यान रखना है ये भी भारतीय इतिहास के साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। इत्सिंग की अगर बात करें तो 671 से 695 ईसा में भारत आया था। वहीं यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, ये हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें इब्न बतूता की, तो आपको ध्यान रखना है इसके द्वारा अरब भाषा में यात्रा वृत्तांत रिहला लिखी गई थी। यह आपको ध्यान रखना है अरब भाषा में। 1333 ईसा में दिल्ली तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। यानी वहीं आपको ध्यान रखना दिल्ली का जो तुगलक था, तो उसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसको नियुक्त किया था? इब्न बतूता का। इब्न बतूता कौन था? अरबी लेखक था, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी वृत्तांत क्या ध्यान रखनी है? रेहला किस नाम से जानी जाती है? रेहला के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अलबरूनी की, तो अलबरूनी में यह आपको ध्यान रखना है, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो अलबरूनी आपको ध्यान रखना महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम है, आपको ध्यान रखना है, किताब उल हिंद, और इसी को हम तहकीकात हिंद भी कहते हैं, अर्थात भारत की खोज कहते हैं। बात करें अल-मसूदी की, तो अल-मसूदी भी अरबी लेखक था। तो ये इराक का रहने वाला था और पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के संबंधों का वर्णन करता है। यानी जो पाल और जो बोल सकते हैं प्रतिहार हैं, इनके बीच में किस तरह का संबंध था, इसका भी ये उल्लेख आपको ध्यान रखना है अपनी कीर्ति में करता है। बात करें सुलेमान की, तो ये राजपूत राज्य का, ठीक है, राजपूत राज्य के समय में आया था, ये कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं ये राजपूत राज्य का वर्णन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका? सुलेमान, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किस में आ जाएगा? अरबी में आ जाएगा। बात करते हैं इसी तरह से हम कुछ अन्य तत्वों की, तो देखिएगा अन्य तत्वों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य तत्वों में आपको ध्यान रखना है बौद्ध साहित्यों की। तो बौद्ध साहित्य कौन से साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किए गए? तो आपको ध्यान रखना त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षा का वर्णन किया गया है। वहीं विनय पिटक में आपको ध्यान रखना है बौद्ध संघ के नियमों की बात की गई है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश की बात की गई है। तो हम कह सकते हैं, यानी जो सुत्त पिटक है इसमें उपदेश की बात की गई है। वहीं आपको ध्यान रखना जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियम की बात करी गई है। यानी बौद्ध संघ के जो नियम हैं वो किस तरह से होंगे, ये किस में कहा गया है? विनय पिटक में। और विनय से ध्यान रख लेना प्रार्थना, यानी बौद्ध संघ में रहने के लिए जो प्रार्थना की जाती है उसके नियम क्या होंगे। सुत्त पिटक में ध्यान रखना सुतोगे बेटा अगर आप उपदेश नहीं मानोगे, यानी बुद्ध के जो उपदेश हैं उनकी बात की गई है। त्रिपिटक में यह आपको ध्यान रखना है, यानी बुद्ध की शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है त्रिपिटक में बुद्ध की जो शिक्षा है उसकी बात की गई है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक में। तो यानी ये त्रिपिटक ही हैं। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आपको ध्यान रखना है दार्शनिक सिद्धांत की बात की गई है। यानी धम जो हो करेगा वो कौन होगा? दार्शनिक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। धम मतलब धर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों की बात की गई है। बात करते हैं जैन साहित्यों की, जिन्हें हम आगम के नाम से जानते हैं।
कल्पसूत्र जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास की बात करता है। भगवती सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, जैन साहित्य की बात करता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों की, तो इसको एक बार ओवरव्यू में अगर देखें तो हम कह सकते हैं भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, दूसरे को हम आध ऐतिहासिक काल कहते हैं, और वहीं तीसरे को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल के रूप में इसको विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल यानी अज्ञात काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक जो भी जानकारी मिलती है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत रखी जाती है। मध्य पाषाण काल में 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक की जानकारी मानी जाती है। वहीं नव पाषाण काल में 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक की जानकारी मानी जाती है। इसी के साथ साथ बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और एक को बोलते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं वैदिक सभ्यता का काल आपको ध्यान रखना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बात करें आपके वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का कालखंड माना जाता है। वहीं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। उत्तर वैदिक काल की भी अगर बात करें तो आप कह सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक चलता है। वहीं मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक चलता है। आधुनिक भारत के इतिहास की अगर बात करें तो 1707 ईसा से 15 अगस्त 1947 तक चलता है। इसी के साथ साथ अगर हम और बात करें तो आप ये कह सकते हैं, यानी जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहीं मौर्योत्तर काल के बारे में, इसी के साथ साथ गुप्त साम्राज्य, वहीं हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ेंगे। बात करें महाजनपद काल की, तो इसमें आपको ध्यान रखना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको महाजनपद काल के अंतर्गत बांटेंगे। और मुगल साम्राज्य में आपको ध्यान रखना है, मगध साम्राज्य में आपको ध्यान रखना है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का जो काल है मगध साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य में 323 ईसा पूर्व से लेकर और 184 ईसा पूर्व एवं संगम जैसे कि चेर, पांड्य, चोल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बात करें मौर्योत्तर काल की तो 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। वहीं हर्षवर्धन काल की बात करें तो 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यानी हमने पढ़ा था कि इसको पाषाण युग भी कह सकते हैं। पाषाण युग में आपने देखा यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल क्यों कहा जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थरों के उपयोग के द्वारा ये अपनी ज़रूरी चीज़ों को प्राप्त करते थे। जैसे कि बात करें पुरापाषाण काल में, तो पुरापाषाण काल में प्राचीन पत्थर युग भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मानव आखेटक और संग्राहक के रूप में कार्य करता था, अर्थात इसको आखेटक और संग्राहक काल का नाम भी दिया जाता है। इसके खोजकर्ता जो हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। आवास इनका शैलाश्रय अधिवास था। वहीं बात करें मध्य पाषाण काल की, जिसको मध्य पत्थर युग भी कहा जाता है, इसके खोजकर्ता जॉन इवांस थे। वहीं बात करें आखेटक एवं पशुपालक काल की, तो इसका आवास नदी तट पर अधिवास था। बात करें नवपाषाण काल की, तो नवीन पत्थर युग था। आपको ध्यान रखना है इसमें प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज थे।
प्रथम खाद्य उत्पादन की अगर बात करें तो नवपाषाण काल में पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ था। आवास था गर्द और स्थायी अधिवास। बात करें हम आपके ताम्रकालीन युग की। ताम्रकालीन युग की बात करें या तांबा की बात करें तो पत्थर और ताम्र, इसमें आपको ध्यान रखना है तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था और आवास था कच्चे और पक्के अधिवास। कांस्य युग या तांबा युग, टिन यानी कांसा जो है तांबा और टिन का संयोग होता है यानी मिक्सचर होता है, तो हम कह सकते हैं यानी कांस्य युग, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें कांसे का उपयोग अधिक किया जाने लगा था। तो कांस्य का प्रयोग सिंधी घाटी सभ्यता जो है यहीं से प्रारंभ हो जाती है। आवास पक्के आवास में रहने लगे थे। लौह युग की बात करें तो लौह का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता था। पक्के अधिवास के रूप में रहते थे ये। पत्थर के टुकड़ों से निर्मित घरों को हम शैलाश्रय कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें आपके प्राग ऐतिहासिक काल के अन्य तत्वों की तो पाषाण काल, जिसमें हमने पढ़ा था कि पुरापाषाण काल में शिकारी और खाद्य संग्राहक था मानव पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था। इस काल से संबंध प्रथम हस्त कुठार 1863 ईसा में पल्लवरम मद्रास में प्राप्त हुए हैं, जिसको रॉबर्ट ब्रूस फुट को के द्वारा प्राप्त किया गया था। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वहीं साक्ष्य संबंधित अगर बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। राजस्थान के बागोड़ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अस्थि निर्मित उपकरण की अगर बात करें तो सराय नाहर और राय और महदहा नामक स्थान से अस्थि निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो इसमें ध्यान रखना है खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया, आग का प्रयोग किया गया। महत्वपूर्ण उपलब्धि की अगर बात करें, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया गया, आग का प्रयोग किया गया। तो बात करते हैं हम आपके लहुरा देव की, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, और वहीं आपको ध्यान रखना है भारत से प्राप्त हुआ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। मेहरगढ़ से आपको ध्यान रखना है गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य पाकिस्तान से मिला। और वहीं बात करते हैं गुफ कराल से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यानी नवपाषाण काल से लहुरा देव से आपको ध्यान रखना चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि पाकिस्तान में है। और गुफ कराल आपको ध्यान रखना भारत में है, इसमें कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये सब क्या है, नवपाषाण काल में जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए वो स्थान है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, और मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य, और वहीं बात करें गुप्त कराल से तो कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वहीं हम बात करते हैं आपके अन्य स्थलों की, जैसे कि बुर्जहोम से मानव कंकाल के प्राप्त हुए, कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ और गर्त आवास प्राप्त हुए। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ से, बुर्जहोम से। वहीं संगन कल्लू या पिकली हल और उत्नूर की अगर बात करें तो यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए। इसी तरह से हम बात करते हैं तीन काल में विभाजन के आधार का अगर बात करें उपकरणों के आधार पर, तो पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की अगर बात करें तो क्रोड उपकरण इस्तेमाल होता था, हस्त कुठार, खंडक और बिदारिणी। वहीं फलक उपकरण की बात करें तो क्वार्टजाइट और पत्थर से निर्मित होते थे, तक्षणी एवं खुरसनी। इसी के साथ साथ बात करें हम आपके अन्य तत्वों की, तो अन्य तत्वों में आपने क्या देखा, बात करें आपने निम्न पुरापाषाण काल की, सल्क, कंडासा, खंडक उपकरण, संस्कृति, ये निम्न पाषाण काल से संबंधित हैं। पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर, नर्मदा घाटी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाला स्थान इसका माना जाता है। यहाँ से महत्वपूर्ण अगर विशेषताओं की बात करें तो हस्तकुठार, बटिक कास्म उपकरण, होमोइरेक्ट अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए। मध्य पुरापाषाण काल फलक संस्कृति मानी जाती है। निवासा महाराष्ट्र से, डीरवाना राजस्थान से, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पाकुंडा पुरुलिया पश्चिम बंगाल से। यहाँ से फलक, बेगनी, खुरचनी, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है, यह आपको ध्यान रखना मध्य पाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो
मध्यपुरा पाषाण काल अस्थि खुरचनी और दक्षिणी संस्कृति माना जाता है। बेलन घाटी, छोटा नागपुर, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का कंकाल प्राप्त हुआ। हार्पून, फलक व हड्डी के उपकरण भी प्राप्त हुए। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति की बात करें तो आदमगढ़ भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भागौर राजस्थान में, शाहनाहर राय उत्तर प्रदेश में। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास होने लगा। अर्धचंद्राकार उपकरण बनाए जाने लगे। एक धार वाले फलक थे। स्थायी निवास में रहने लगे थे लोग, और साक्ष्य इनके पशुपालन थे, यानी पशुपालन भी ये करने लगे थे। नवपाषाण काल की अगर बात करें तो पॉलिश्ड उपकरण की संस्कृति मानी जाती है। पुर्ज, होम और गुफ कराल कश्मीर, लंग नाज गुजरात, दमदमा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरान बिहार का, पोचमपल्ली तमिलनाडु का, मास्की कर्नाटका का आपको ध्यान रखना। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनना, भोजन पकाना, मृदभांड निर्माण, मनुष्य स्थायी निवास बनाने लगा और पाषाण उपकरणों का पॉलिश शुरू होने लगा। पहिया अग्नि का प्रचलन किया जाने लगा था, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं आपके निम्न पाषाण काल की, ठीक है, तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसी तरह से देखिएगा हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को इस नाम से इसीलिए जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे तथा इसके आरंभिक स्थलों में अधिकांश सिंधु नदी के किनारे हैं और यह नगरीय सभ्यता मानी जाती है। बात करें आपके खोज की तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और वहीं भौगोलिक स्थल की अगर बात करें सुत कानगेडोर और आलमगीरपुर, मांडा, तैमाबाद, ये आपको ध्यान रखना है इसके भौगोलिक स्थल थे। तो सुत कांगेडोर, आलमगीरपुर, मांडा और तैमाबाद ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्थलों में जो सबसे बड़ा स्थल था वो हम ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा, वहीं गढ़वाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन यहाँ के प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थल थे। लिपि की बात करें तो इनकी जो लिपि हुआ करती थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। फसल की बात करें तो गेहूँ और जौ का उत्पादन किया करते थे। समाज यहाँ पर मातृसत्तात्मक था। इसी तरह से बात करते हैं आपके अगर चित्र में देखें तो हम कह सकते हैं, यानी यह रहा मांडा और ये रहा आलमगीरपुर और ये रहा तैमाबाद और इसी के साथ साथ ये रहा सुत कांगेडोर। तो हम कह सकते हैं सुत कांगेडोर यानी पाकिस्तान में, मांडा आपका बोल सकते हैं अफ़गानिस्तान वाले एरिया में और आलमगीरपुर यानी आपका भारत वाले एरिया में। वहीं तैमाबाद आपको ध्यान रखना है, तो यानी यहाँ तक इसका विस्तार हुआ करता था। अगर बात करें मांडी की तो आपको ध्यान रखना मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित स्थल हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है। इस स्थल से टकसाल ग्रह यानी मिंट हाउस प्राप्त होने का पुष्टि हुई है। प्रथम बार किसी एक स्थल से अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। मतलब मांडी से ऐसा स्थल है जहाँ से अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में सिक्कों की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें हमें ध्यान रखना है कि यानी कौन सा नगर किसने खोज किया था और वहीं किस नदी के किनारे ये स्थित है। तो बात करते हैं आपके हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के किनारे बसी हुई थी। दयाराम साहनी, या आप बोल सकते हैं हड़प्पा जो स्थल है, सभ्यता तो पूरी को कहेंगे, तो हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप पत्स ने इसकी खोज की थी वर्ष 1921 में। ये आपको ध्यान रखना पड़ता कहाँ है, पाकिस्तान का मांडगोपी जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे था। राखलदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की वर्ष 1922 में और ये पड़ता कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। मांडगोमरी जिला हड़प्पा है। यहाँ आपको ध्यान रखना। चन्नूदड़ो की बात करें, ये भी सिंधु नदी के किनारे बसा था। गोपाल मजूमदार जी ने इसकी खोज की वर्ष 1931 में। वहीं ध्यान रखना है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत नामक स्थान पर पड़ता है। वहीं कालीबंगन की अगर बात करें तो घग्गर नदी के किनारे
स्थित था। बीवी लाल एवं पी.के. थापड़ ने इसकी खोज की वर्ष 1953 में। वहीं राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है, वहाँ पर वर्तमान स्थिति है। वर्ष 1953 में इसकी खोज की बीवी लाल और बी.के. थापड़ ने इसकी खोज की थी, घग्गर में। ये आपका ध्यान रखना है। बात करें कोट दीजे की, तो कोट दीजे में आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फजल अहमद ने इसकी स्थापना की और वर्ष 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान इसका वर्तमान स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। रंगपुर की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, जो महादर नदी है वहाँ के किनारे बसा हुआ था रंगपुर, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की वर्ष 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जो जिला है ये इसकी वर्तमान स्थिति है। बात करते हैं रोपड़ की, तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी वर्ष 1953-56 में। पंजाब का जो रोपड़ जिला है वो इसका वर्तमान स्थल है। बात करते हैं लोथल की, तो भोगवा नदी के किनारे था और रंगनाथ राव जी ने खोज की थी, आपने ध्यान रखना है, और रंगपुर की भी खोज की थी 1955 और 1962 में। गुजरात का अहमदाबाद जो जिला है वहाँ पर ये स्थल पड़ता था। आलमगीरपुर की अगर बात करें, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने भी इसकी खोज की और सतलज के किनारे जो रोपड़ था उसकी भी खोज की थी। तो आलमगीरपुर 1958 में इनके द्वारा खोज किया गया। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहाँ पर ये पड़ता है। सुत कांगेडोर की अगर बात करें तो दाशक नदी के किनारे स्थित था, या दास्क नदी के किनारे। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की थी वर्ष 1927 और 1962 में। पाकिस्तान का मकरान में समुद्र तट के किनारे ये स्थल पड़ता है। बात करें बनवाली की, तो बनमाली आपको ध्यान रखना रंगोई नदी के किनारे स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला इससे संबंधित है। धौलावीरा की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी भी खोज की थी। तो बनमाली और धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है आपको कि जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है ये स्थल, और 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिला जो वो इनसे संबंधित है। इसी के साथ साथ हम बात करें आपके कुछ अन्य तत्वों की, तो हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा से कौन कौन से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं हुई हैं, कौन कौन से प्राप्त अवशेष हैं और कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो हड़प्पा से अगर बात करें तो कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। शवाधान पेटिका हड़प्पा से प्राप्त हुई। संघ का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा यानी उर्वरता की देवी, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य, तांबे का पैमाना आदि हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से अगर बात करें तो बृहद स्नानागार, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्त की मूर्ति और राज मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, घोड़े की टाँट एवं गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। जन्नू की अगर बात करें तो अलंकृत हाथी, बकराकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी और अलंकृत हाथी मनके इत्यादि प्राप्त हुए। कहाँ से? जन्नू से। कालीबंगा से अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, यानी कालीबंगा यानी काली देवी ध्यान रख लीजिए। तो वहाँ पर यज्ञ करने के लिए अग्नि वेदिकाएँ बनाई गई थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपको ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलवट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं हम आपके लोथल से, तो लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है। धान और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि प्राप्त हुआ है। वहीं सुरकोटदा की अगर बात करें तो घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। वहीं बात करते हैं बनावली की, तो आपको ध्यान रखना है हल की
आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बाणाक्र आदि आपको ध्यान रखना है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वनावाली से, जिसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने रंगोली नदी के किनारे स्थित था हरियाणा के। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये यहाँ पर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वहीं बात करते हैं हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण अगर तत्वों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्त्री मृण मूर्तियाँ आदि मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक माना जाता है। यहाँ पर स्त्री की मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से सिंधु सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक माना जाता है। पासा इस युग का प्रमुख खेल माना जाता है। ये लोग योगासन भी किया करते थे। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी सैंधववासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें, आपको ध्यान रखना है कि मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी यानी देवदासी की कांस्य प्रतिमा धातु निर्मित है। इस युग में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना। इस युग में कांस्य का प्रयोग किया जाने का पता लगता है। बात करें हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान भी स्थित था, कहाँ पर, हड़प्पा के, जिसको समाधि R37 के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा और बात करें हम तो और क्या कह सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण तत्वों में तो आपको ध्यान रखना है। जो चन्हू-दड़ो की अगर बात करें तो चन्हू-दड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। तो चन्हू-दड़ो में आपको ध्यान रखना किसी भी दुर्ग की उपस्थिति नहीं मिली है। और वहीं बात करें मोहनजोदड़ो नगर के HR क्षेत्र से जो मानव प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफन किया गया था। वहीं कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। राखीगढ़ी से बात करें तो भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी माना जाता है। यह आपको ध्यान रखना, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः चौकोर हैं। लोथल एवं दैसलपुर से तांबे की मोहर भी मिली है, यह आपको ध्यान रखना है। कहाँ से? लोथल और दैसलपुर से। मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र बना मिला है। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है उनकी मुद्राओं पर नाव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और चन्हू-दड़ो से तांबे और कांसे की बैलगाड़ियों की आकृति भी प्राप्त हुई है। वहीं बात करते हैं हम आपके आंशिक समाधान की, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है आंशिक समाधान। कलश समाधान मोहनजोदड़ो से, वहीं प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यानी आंशिक समाधान हड़प्पा से, कलश समाधान मोहनजोदड़ो से, प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये माना जाता है मातृ देवी की जो उपासना है ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। ये मूर्ति पूजा भी किया करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो उस चावल के प्रथम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो में जो भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो उनमें आपको ध्यान रखना है पशुपति नाथ की जो इमेज है यानी छवि है उसको भी बनाया गया है। यानी प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से योगी यानी बोल सकते कुछ मूर्तियाँ मिली है जो पुरोहित की मूर्तियाँ हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक है।
इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरें ऐसे भी हैं जिनमें पशु बलि के प्रमाण भी मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष, रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ये दोनों स्थल वर्तमान गुजरात में स्थित हैं। तो लोथल और रंगपुर दोनों कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में है और धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास की बात करें तो सैंधव लोगों की मूल फसल कपास हुआ करती थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे थे। तो आपको ध्यान रखना है, यूनानी सिंध क्षेत्र की वजह से, ठीक है, सिंध नदी के क्षेत्र की वजह से आपको ध्यान रखना है सिंडन कहा करते थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। और कपास इनका आपको ध्यान रखना मूल फसल हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को गन्ना ज्ञात नहीं था। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी फसल इन्हें नहीं पता थी, गन्ना के बारे में जानकारी नहीं थी। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पाटे भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है, यानी घोड़े के जो अस्तित्व हैं वो हड़प्पा सभ्यता में माने जाते हैं, नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्थलों से प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि ये इसके नहीं रहे होंगे। परंतु गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर, बलूचिस्तान के राना घुंडई से घोड़े के दांत, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्थि पंजर, मोहनजोदड़ो की एक ऊपरी सतह से घोड़े के अस्तित्व का संकेत मिला है। बात करें आपको ध्यान रखना है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में। बात करेंगे हम महान जनपद काल की। तो महाजनपद काल की अगर बात करें तो महाजनपद काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है इनका विस्तार है वो कैसा है, बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, ठीक है। बहुत अधिक क्षेत्र में होने की वजह से इन्हें हम महाजनपद काल के नाम से भी जानते हैं। तो बात करें महाजनपद कालों के उदयों की, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। यानी इस वक्त बौद्ध धर्म यानी बोल सकते हैं अस्तित्व में नहीं था, या कह सकते हैं जो बुद्ध जी थे उन्होंने जन्म नहीं लिया था। हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। बात करें महाजनपद की तो महाजनपदों की संख्या 16 है। वहीं बात करें अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह हुआ करती थी, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, वहीं भज्जी की वैशाली, विदेह और मिथिला के नाम से जानी जाती थी, कौशल की श्रावस्ती के नाम से जानी जाती थी, अवंती की उज्जैन और महिष्मती के नाम से, मल की कुशावती के नाम से, पंचाल की अहिछत्र के नाम से राजधानी जानी जाती थी। वहीं ध्यान रखना है और कामपिल्ले भी कहा जाता था। चेदी की बात करें तो शक्तिमती के नाम से, कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ के नाम से, मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, कंबोज की बात करें तो हाटक, शूरसेन मथुरा, अश्मक पोटलीपुत्र और गांधार की तक्षशिला राजधानी हुआ करती थी। बात करें जो अंग है जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, तो इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर जो कि बिहार में पड़ते हैं। मगध की बात करें तो इसका वर्तमान क्षेत्र पटना, गया वाला स्थल है। वहीं बात करें काशी की तो वाराणसी के आसपास जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है वाराणसी, उसका क्षेत्र माना जाता है। वत्स की अगर बात करें तो कौशाम्बी की राजधानी थी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र माना जाता है वत्स, ठीक है। और वहीं भज्जी की बात करें तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। कौशल की बात करें तो श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश का माना जाता है कौशल। और वहीं अवंती की बात करें तो उज्जैन और महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश में माना जाता है। वहीं मल की अगर बात करें कुशावती राजधानी थी, देवरिया उत्तर प्रदेश का माना जाता है। पंचाल के अहिछत्र की बात करें, कामपल्ली की बात करें तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पंचाल यानी अहिछत्र वाले क्षेत्र हुआ करते थे। बात करें चेदी की तो शक्तिमती की बात करें तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की, कुरु की बात करें तो इंद्रप्रस्थ जो कि आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र कुरु के अंतर्गत आया करते थे। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर, जयपुर के इस आसपास का जो क्षेत्र है, कंबोज, हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है। शूरसेन की बात करें तो मथुरा राजधानी थी, मथुरा उत्तर प्रदेश वाला स्थल। अश्मक पोटलीपुत्र की बात करें तो गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ करता था अश्मक, ठीक है। गांधार, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है।
इसी के साथ साथ देखिएगा, अगर हम मैप में इसकी छवि देखें तो मैप में क्या कह सकते हैं हम, मैप में अगर आप देखें तो आप ये कह सकते हैं, यानी देखिएगा सबसे ऊपर कौन है, कंबोज, फिर पेशावर, गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, फिर ठीक है मद्र, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कुरुक्षेत्र हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। तो ये एक बार आप इस पर नज़र मार लेंगे। इसी तरह से देखिएगा हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र को माना जाता है। 4 शक्तिशाली महाजनपद मगध, कौशल, मत्स्य और अवंती हुआ करते थे। अश्मक एकमात्र जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था और विंध्य के दक्षिण गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। इसी के बात करें, गण शब्द का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया जाता था जिसके कई सदस्य होते थे, जिसे हम गणतंत्र, इसी से गणतंत्र शब्द का उदय हुआ। गण शब्द से आपको ध्यान रखना है, गणतंत्र का अर्थ एक से अधिक लोगों का शासन। इसका प्रयोग वर्तमान भारत की शासन व्यवस्था के लिए होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करें, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, ये आपको ध्यान रखना प्रथम गणतंत्र राज्य माना जाता है। वहीं बात करें आपके ब्रजी संघ की राजधानी थी, आपको ध्यान रखना इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करते हैं मगध की, तो मगध के उत्कर्ष की। तो मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ये बुद्ध काल और बुद्ध के परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद माना जाता था। इसकी स्थिति की बात करें तो मूलतः ये दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिला शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में राजगृह बना दी गई थी जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध के प्रतिष्ठित राजा थे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ और जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा से, उत्तर में आपको ध्यान रखना है, ये मान लो मगध है तो इसके उत्तर में गंगा फ्लो हो रही है और दक्षिण में विंध्य पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है पूर्व में चंपा से, यानी पूर्व में जो चंपा है वो, उससे आपको ध्यान रखना, पश्चिम में शोण नदी तक विस्तार था इसका। तो यानी ये चारों, इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा बोल सकते हैं सीमाओं की तरह बंधी हुई थी, यानी चारों ओर से घिरी हुई थी, जिससे कि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस किया करता था और समृद्धशाली, ठीक है, राज्य महाजनपद हुआ करता था। मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे और नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र व हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा, प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें मगध राज्य के प्रमुख राजवंश की, तो आपको ध्यान रखना है मगध पर सबसे पहले अगर कोई वंश राज्य करता है तो वो था हर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं, यानी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, यह आपको ध्यान रखना है, ये इनका शासनकाल रहा था। संस्थापक आपको ध्यान रखना है हर्यक वंश के बिंबिसार थे। राजधानी इनके राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। प्रमुख शासन की अगर शासक की बात करें बिंबिसार की, तो 544 से 492 तक इन्होंने शासन किया था। बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। उन्होंने मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक की तरह कार्य किया था, अर्थात इन्हें वास्तविक संस्थापक मगध सत्ता का हर्यक वंश में माना जाता था। इनका अन्य नाम श्रेणिक था, यह आपको ध्यान रखना है, जैन साहित्य में इनका अन्य नाम श्रेणिक मिलता है। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उन्होंने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकौशल देवी थी जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी। वहीं ध्यान रखना है
दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी हुआ करती थी। वहीं बात करें आपके बिंबिसार ने अंग राज्य को आपको ध्यान रखना है, अंग राज्य को जीत कर मगध में मिला लिया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया था। तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने किसको जीता था, तो इन्होंने अंग जो राज्य है इसको जीत कर वहाँ का जो शासक है अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया था, यह आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली थी और अपने राजवैद्य जीवक को आपको ध्यान रखना है इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु की अगर बात करें 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक, ठीक है, इनका शासनकाल था। और बात करें अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया था। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु जैन मतानुयायी थे और अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध हुआ। अपने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिलांकट नामक हथियारों का भी प्रयोग किया था। बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए थे। इस तरह से बात करें अजातशत्रु के समय से ही आपको ध्यान रखना है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीतिका यानी अजातशत्रु के समय में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन करने के बाद अपने पुत्र उदयन द्वारा मारे जाते हैं। पुराणों के अनुसार 28 वर्ष उदयन की अगर बात करें तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक ये शासन करते हैं। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा और सो नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसने उदयन ने और उन्हें अपनी राजधानी बनाया था। वह जैन मतानुयायी थे। हरिक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागताशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 से आपको ध्यान रखना है 343 ईसा पूर्व तक रहा था। संस्थापक थे शिशुनाग। इसी के नाम पर वंश का नाम भी पड़ गया। तो बात करते हैं आपके मगध के राजवंश की। तो प्रमुख शासक में शिशुनाग वंश की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 412 से 394 ईसा पूर्व तक इन्होंने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया और इसने वैशाली को राजधानी बनाया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालशोक गद्दी पर बैठा। शिशुनाग इन्होंने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार कर इसे मगध में मिला लिया और इन्होंने वैशाली को राजधानी बनाया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात यानी शिशुनाग जो थे इनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र कालशोक गद्दी पर बैठा। कालशोक की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इनका नाम पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है कालशोक का नाम। इन्होंने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। इसी समय में बौद्ध संघ 2 संघों में बट गया था, स्थविर और महासांगिक। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित रची गई है उसके अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नामक आपको ध्यान रखना है महापद्म नामक इन्होंने क्या करा छल से मारकर उनकी हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ बात करें हम आपके नंद वंश की, तो नंद वंश में आपको ध्यान रखना है, नंद वंश में क्या ध्यान रखना है, नंद वंश में ध्यान रखना है आपको संस्थापक की, तो आपको ध्यान रखना है, तो नंद वंश में महापद्म नंद की बात करें तो प्रमुख शासक महापद्म नंद था। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र था। इसमें महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राज और एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म नंद के 8 पुत्र हुआ करते थे। धनानंद भी इसका पुत्र था, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। ये सिकंदर का समकालीन था। इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा था। बात करें हम आपके धनानंद के दरबार में चाणक्य तक्षशिला के जो आचार्य थे ये आए थे, जिनको धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारकों की बात करें तो सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका, तांबे और लोहे की खानों से निकटता जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे, जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करते थे। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थीं। राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। बात करते हैं हम आपके मगध राज्य के प्रमुख राज्यों की, तो हमने देखा हर्यक वंश का हमने देखा बिंबिसार 52 वर्ष तक शासन करता है, यानी 544 से मतलब जो आपको ध्यान रखना हर्यक वंश चलता है 492 ईसा पूर्व तक। वहीं अजातशत्रु इसका बेटा आता है 544 से 412 ईसा पूर्व तक, तो 32 वर्ष तक ये भी शासन करता है 492 से 460 ईसा पूर्व तक। उदयन और उसके उत्तराधिकारी 48 वर्ष तक शासन करते हैं 460 से 412 तक। फिर शिशुनाग उदयन की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, 18 वर्ष तक चलता है इसका शासन 412 से 394 तक। वहीं 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व में काकवर्ण यानी कालाशोक 28 वर्ष में तक शासन करता है। काकवड़ के 10 पुत्र थे, आपको ध्यान रखना है, और ये 22 वर्ष तक शासन करता है 366 से 344 तक। बात करें हम मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और स्रोतों की, तो विदेशी विवरण से आपको ध्यान रखना है मौर्य की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की पुराणों से, मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। विदेशी विवरणों में अगर बात करें तो मेगास्थनीज उल्लेख करता है और स्ट्रैबो और कार्टियस, ठीक है, किसका, मौर्य साम्राज्य यानी मगध का उल्लेख करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो अशोक के शिला अभिलेख, जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख, काली पॉलिश वाले मृदभांड भवन, स्तूप एवं गुफा मुद्रा और आदि आहत मुद्रा आपको ध्यान रखना है प्राप्त हुई थी, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थी।